हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर्स को कंप्लीट किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिनांशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था और जाना था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होते हैं और इसके फीचर्स क्या क्या है। तो चलो आज की क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन। हम लोगों का अगला कॉन्सेप्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक में डिफरेंस। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, समरी ऑफ कैश बुक होता है। कैश बुक में हम लोग ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने क्या करना है, टोटल कर लेना है आइटम का और आइटम वाइज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ती। कैश बुक भी स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से और उसका जो एंड होता है वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से। ठीक है, उसी तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से और उसका क्लोजिंग बैलेंस सबसे अंत में हो। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, उसके बाद उसको हम नोट डाउन कराते हैं। सबसे पहले देखो, ये है आपका कैश बुक। कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, उसमें होते हैं डेट, उसमें होते हैं लेजर फोलियो, उसमें होते हैं अमाउंट के कॉलम। ठीक है, मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। देखो, ये रहा कॉलम आपका डेट का। ठीक है, फिर ये हुआ, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, मैं इसको ले लेता हूँ लेजर फोलियो का कॉलम। ठीक, इसको खींच लेते हैं। ये रहा अमाउंट का कॉलम और ये रहा लेजर फोलियो। ठीक है, ये आपका हो गया कैश बुक। ठीक है, इसको अब बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। यहाँ जो होता है डेट का कॉलम नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, डेट का कॉलम नहीं होता है। यहाँ पे देखो, मैं इस तरह से बना देता हूँ। यहाँ पे क्या होंगे, अमाउंट के कॉलम होंगे डेबिट साइड के। ठीक है, और क्रेडिट साइड में भी अमाउंट्स के कॉलम होंगे, कोई डेट की कॉलम नहीं होगी। ठीक है, मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूँ कि इससे आपको डिफरेंसेस आसानी से समझ में आ। यहाँ पे क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट। तो कैश बुक जो होते हैं इसके भी डेबिट क्रेडिट होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के भी डेबिट और क्रेडिट होते हैं। ठीक है, अब देखो कैश बुक की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ये डेट होता है। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, पर्टिकुलर्स। जो भी बच्चे 11th में पढ़े होंगे उनको पता होगा कि कैश बुक क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। कुछ नहीं है, एक लेजर है, इसीलिए हम लोग ये इसको लेजर फोलियो LF बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ भी एक डेट का कॉलम मेरे से मिस हो गया, रख लेता हूँ। ये हुआ, ये हो गया, फिर से डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स। ये क्या होता है, लेजर फोलियो LF। ठीक है, फिर क्या हो गया, अमाउंट। एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी एक अमाउंट का कॉलम होगा। मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। चलो, एक और एक्स्ट्रा कॉलम बना ले। इसमें बहुत सारे कॉलम बना, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, फिर क्या हो जाएंगे, अमाउंट हो जाए। यहाँ पे क्या होंगे, अमाउंट रुपीज। ये क्या होंगे, डेट। ये क्या हो जाएंगे, पर्टिकुलर्स, पर्टी। ठीक है, तो देखो कैश बुक में टोटल कितने कॉलम बन गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी टोटल 8 कॉलम बन गए। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीज। ठीक है, ये रुपीज का है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितने कॉलम बने हैं, मात्र 4। एक तो पर्टिकुलर्स का। ठीक है, डिफरेंस आपको देखो मैं दिखा के बता रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है।
वैसे आप याद करोगे तो डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, बट देख लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, डेट का कॉलम मिसिंग है, यानी कि कैश बुक में क्या हो रही है कि एंट्री डेट वाइज हो रही है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या हो रही है, एंट्री डेट वाइज नहीं हो रही है। ठीक है। दूसरा डिफरेंस आपको क्या मिल रहा है, दूसरा डिफरेंस देखो। दूसरा डिफरेंस है कि कैश बुक में लेजर फोलियो मेंटेन होता है। कैश बुक में क्या होता है, लेजर फोलियो मेंटेन होता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लेजर फोलियो मेंटेन नहीं होता। कैश बुक डेट वाइज होता है, और यहाँ पे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अपने क्या लिखते हैं, रिसिप्ट अकाउंट में लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ पे क्या होता है, फॉर द, जिस साल के अंत में मना रहे हैं या जिस पीरियड के अंत में मना रहे हैं उसका नाम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। यानी कि ये बोल सकते हो कि कैश बुक डेट वाइज होता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो फिनेंशियल ईयर के एंड में मनाया जाता है। तो अभी तक आपको तीन पता चला कि कैश बुक जो होता है डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को फिनेंशियल स्टेटमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्या करते हैं, ये फिनेंशियल ईयर के एंड में बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये तो नॉर्मल सी बात है कि कैश बुक जो होती है, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, दोनों कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होते हैं ओनली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। अब देखो कैश बुक के डेबिट साइड में क्या होते हैं कि सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं कैश बुक के डेबिट साइड को, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है। ठीक है। और क्रेडिट साइड को क्या बोला जाता है, राइट हैंड साइड। ठीक है। और इसके डेबिट साइड में क्या करते हैं, सारे रिसिप्ट को दिखाते हैं। ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स के बदले में आप रिसिप्ट लिख दो, मैंने ये गलती की है, एक्सक्यूज करो मुझे मेरे से। डेबिट साइड में क्या होते हैं, रिसिप्ट होते हैं। डेबिट साइड में क्या होते हैं, रिसिप्ट होते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या होते हैं, पेमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सारे रिसिप्ट को हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं, और सारे पेमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है। चलो, तो अब हम लोग आगे इसका नोट डाउन करते हैं, इसका एक्चुअल में डिफरेंस को हम लोग नोट करते हैं। इसके लिए भी मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ। सीरियल नंबर, रिसिप्ट, और इधर कैश बुक, रिसीव्ड एंड अकाउंट, और इधर क्या, कैश बुक। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला डिफरेंस हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहला डिफरेंस हम लोगों ने सीखा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, एंट्री डेट वाइज नहीं होता। एंट्री, जर्नल एंट्री जो उसमें जो एंट्री करते हैं वो डेट वाइज नहीं होता। एंट्रीज आर नॉट मेड डेट वाइज, एंट्रीज आर नॉट मेड डेट वाइज। ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्री जो होती है वो डेट वाइज नहीं होती। बट कैश बुक में क्या होती है, एंट्री जो होती है, ऑल एंट्री आर मेड डेट वाइज। सारी की सारी एंट्री जो कैश बुक में होती है वो डेट वाइज होती है। क्लियर। ऑल एंट्रीज आर मेड डेट वाइज। चलो, अगला डिफरेंस हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होती है वो फिनेंशियल ईयर के, अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाई जाती है। ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड अकाउंट पेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एक पीरियड के खत्म होने पे। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड।
अब इसमें क्या होती है कि कैश बुक, ठीक है, कैश बुक जो प्रिपेयर होता है वो कैश बुक जो प्रिपेयर होता है वो डेली बेसिस पे प्रिपेयर क्या होता है, कैश बुक इज प्रिपेयर्ड ऑन अ डेली बेसिस, उसको डेली बेसिस पे कैश बुक को प्रिपेयर किया जाता है। ये तो क्लियर है, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि दिस इज प्रिपेयर्ड बाय किसके द्वारा, ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दिस इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ लिख देता हूँ। दिस इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना, एग्जाम में हमेशा पूरा डिटेल लिखना, ठीक है। दिस इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। अब ये कौन सा कैश बुक कौन प्रिपेयर करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोथ। This is prepared by all the organization. This is prepared by all the organization, ठीक है। सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है, चाहे वो ट्रेडिंग हो और नॉन ट्रेडिंग हो, वेदर इट इज ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग, वेदर इट इज ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग, ठीक है। चाहे नॉन ट्रेडिंग हो ट्रेडिंग हो, कैश बुक तो प्रिपेयर किया जाता है सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब फोर्थ पॉइंट आते हैं, आपने देखा होगा कि कैश बुक में लेजर फोलियो होता है, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लेजर फोलियो नहीं होता है, तो ये भी एक डिफरेंस है। हम लोग बोल सकते हैं नो कॉलम फॉर लेजर फोलियो, क्योंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लेजर फोलियो उसमें नहीं रहता है, बट कैश बुक में लेजर फोलियो रहता है, आप लोगों ने देखा था। नो कॉलम फॉर लेजर फोलियो, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, कैश बुक में सेपरेट कॉलम होता है फॉर लेजर फोलियो, सेपरेट कॉलम फॉर लेजर फोलियो। फिफ्थ डिफरेंस क्या हो सकता है, फिफ्थ डिफरेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसिप्ट, लेफ्ट साइड इज रिसिप्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, सारे रिसिप्ट को लिखते हैं, एंड राइट साइड जो होता है वो पेमेंट साइड होता है, एंड राइट साइड इज साइड। अब कैश बुक की तरफ हो, तो कैश बुक में क्या होता है, लेफ्ट साइड जो होता है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं। डेबिट तो वहां भी लिखा जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, फिर भी हम उसको रिसिप्ट साइड बोलते हैं और पेमेंट साइड बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड जो होता है वो डेबिट साइड होता है, और राइट साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज क्रेडिट साइड। अब आप लोग को लगता होगा कि इसको याद करना है क्या, बिल्कुल भी याद नहीं करना है। मैं इतना बार आप लोग को पढ़ा दूंगा कि आप लोग को वैसे भी पूरे दिमाग में ये पॉइंट आ जाएंगे, सारे के सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। देखो कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, इसीलिए मैंने फॉर्मेट सामने बना दिया। देखो इसमें क्या होता है कैश बुक में, कि हम लोग ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, डेट डालते हैं, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, टू लिखते हैं और लिखते जाते हैं, मतलब इसमें डेट वाइज नहीं होते, टोटल अमाउंट आइटम वाइज हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर है। दूसरा, कैश बुक जो होता है वो डेली बेसिस पे तैयार होता है, और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड के अंत में, जब अकाउंटिंग पीरियड आपका जो भी अकाउंटिंग पीरियड है वो जब खत्म हो जाता है उसके अंत में बनाते हैं, ठीक है। तीसरा डिफरेंस आपके सामने में है कि कैश बुक में लेजर फोलियो है, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई कॉलम नहीं है लेजर फोलियो का, कोई कॉलम नहीं है लेजर फोलियो। अब देखो कैश बुक जो होता है वो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक को प्रिपेयर करते हैं, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट केवल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता। अब देखो कैश बुक में क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोला जाता है और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोला जाता है।
हाउएवर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड, उसको रिसिप्ट साइड बोला जाता है, और क्रेडिट साइड को यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को पेमेंट साइड बोला जाता है। क्लियर। अब यहाँ भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो वो डिफरेंस नहीं होता है। कैश बुक में भी ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है, अंत क्लोजिंग बैलेंस से होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की भी शुरुआत ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से शुरू होती है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से खत्म होती है, तो वो डिफरेंस नहीं है। आई होप आप लोगों को डिफरेंस सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट और सारे एक एक आइटम को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक एक आइटम को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखो, इसको नोट करने का जरूरत नहीं है, आप चाहो तो आपके बुक में होगा, ठीक है, आप उस बुक से नोट कर सकते हैं। कौन सी बुक? एसके सिंह के, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये आपको किस पेज नंबर में मिल जाएगा? आपको ये मिलेगा पेज नंबर 5 में, आई थिंक पेज नंबर 5 ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके पेज नंबर 5 में आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है। 4 से स्टार्ट है और 5 में खत्म होता है। इसी फॉर्मेट को मैं यहाँ से कॉपी किया और वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो अभी आप लोग देखो। अब देखो, होता क्या है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हेडिंग क्या होता है? हम लोग लिखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस पीरियड के अंत में बना रहे। मान के चलो अभी 2022 का मार्च खत्म हुआ है, तो हम 2022 का मार्च में बनाएंगे, तो हम लिखेंगे 31 मार्च 2020। ठीक है, अगर दिसंबर के अंत में बनाएंगे तो लिखेंगे 31 दिसंबर 2020। तो हम जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डालेंगे और किस पीरियड के अंत में बना रहे हैं वो लिखेंगे, वो आपके क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। ठीक है, चलो इसके डेबिट साइड क्या होते हैं? रिसिप्ट साइड होते हैं। क्रेडिट साइड क्या होते हैं? पेमेंट साइड होते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है ओपनिंग बैलेंस से। इसको बोला जाता है टू बैलेंस बी बाई टी, ये होती ओपनिंग बैलेंस। अब देखो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आप इसी साल से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, यानी कि 2022 से बिजनेस शुरू किए हैं, तो 2022 में जब आप रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो इसके ओपनिंग बैलेंस क्या होंगे? 0 होंगे। लेकिन अगले साल से आपका कुछ ना कुछ पैसा तो बचेगा। जो भी पैसा आएगा उसका सारा का सारा तो खर्चा नहीं करोगे, कुछ ना कुछ पैसा बचेगा। तो जो पैसा बच जाता है उसी को ओपनिंग बैलेंस बोला जाता है। उसको हम क्या लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश भी हो सकते हैं, बैंक भी हो सकते हैं। चलो एक एक्सप्लेन करते हैं। ये 2000 मैंने 2020 में बिजनेस शुरू किया, 2020 में बिजनेस शुरू किए थे। उस साल मैं अपने खुद के 100 रुपये लगाए थे और मुझे सारे रिसिप्ट मिला के 500 हुए थे। तो टोटल कितने हुए थे? सारे रिसिप्ट पैसा कितने आए? 600 रुपया। अब शुरुआत में 2020 में बिजनेस शुरू किया तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस नील होगा, कुछ भी नहीं आया। और मैंने 600 के 600 नहीं खर्चे किए, मैंने किया पूरे साल भर में जो खर्चे किए, एक्सपेंसेस किए, वो किए 500। तो बच क्या गया? क्लोजिंग बैलेंस इसको बोला जाता है, क्लोजिंग बैलेंस सी बाई डी। क्लोजिंग बैलेंस सी बाई डी क्या बचा? 100 रुपया बच गया। 600 पूरे साल भर में आए और 500 मैंने खर्चे किए, 100 बच गया। तो आपने देखा 2020 में बिजनेस स्टार्ट किया था, तो जिस साल आप बिजनेस स्टार्ट करते, बिजनेस मैं वर्ड नहीं दूंगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलूंगा, क्योंकि बिजनेस तो तब तो वो ट्रेडिंग हो गया, नॉन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। तो मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 2020 में स्टार्ट की थी, तो उस साल तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो आप याद रखना, अगर जिस साल आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हो उस साल आपका ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? 0 रहेगा। उस साल आपके पास बहुत सारे रिसिप्ट आएंगे, खुद के पैसे लगाएंगे और खर्चे करेंगे, तो जो बैलेंस बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब ये 100 रुपया कैश हो सकता है, कुछ कैश था और कुछ बैंक में पड़ा है, तो उसको बाइफर्केट करना है कि कितना कैश पड़ा है, कितना बैंक। आपके बुक में कैश और बैंक अगर सेपरेटली दिया होगा तो आप इस कैश और बैंक सेपरेटली लिखोगे, अगर नहीं दिया, एक साथ मर्ज करके दिया है, तो आप एक साथ लिखोगे। आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिया रहेगा। अब देखो 2020 के अंत में, एंड में हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 100 रुपया बचा। अब बात करते हैं 2021 की। तो 2021 की जब हम शुरुआत की तो हमारे हाथ में कितना था? 100 रुपया था, जिसमें कैश मान के चलते हैं कि 40 रुपया और बैंक कितना था? 60 रुपीज होगा। ठीक है, अब देखो 2021 में क्या हुआ कि हमारे पास शुरुआत में ही पैसा था, तो उसी को बोला जाता है ओपनिंग बैलेंस बी बाई टी। जब अंत में होता है, बचता है, तो उसको क्लोजिंग बैलेंस सी बाई डी यानी कैरी डाउन बोलते हैं, और जब शुरू करते हैं तो उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन।
तो देखो ओपनिंग बैलेंस कितने थे 2021 में, ये शुरू में ओपनिंग बैलेंस, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ब्रॉड द इसमें कैश हमारे पास थे 40 और बैंक कितने थे 60, ठीक है, तो टोटल मिला के कितने होंगे 100 हो गए। अब पूरे साल भर में रिसिप्ट आया होगा, मान के चलता हूं कि मैं रिसिप्ट 1000 रुपीज आया, तो टोटल हमारा कितना हो गया 1100 रुपीज। साल भर में हमने खर्चे किए, मैं मान के चलता हूं कि साल भर में 800 खर्चे किए, ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस इसको बोलते हैं जो अंत में बचा। 1100 में 800 एक्सपेंसेस कर दिए, 1100 में 800 कर दिए, तो बचा कितना 300। ये जो 300 होगा, ये इसको बोलते हैं बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन, सी बाई डी को कैरिड डाउन बोलते हैं। अब इसमें कैश और बैंक अलग अलग कर दो, मान के चलो कैश 50 होगा और बैंक 250 होगा, समझ में आ गए होंगे। तो यही है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत कहां से करते हैं, कैश एंड बैंक के ओपनिंग बैलेंस से। इसको लिखेंगे टू बैलेंस पी बाई डी, कैश और बैंक। सेपरेट होगा तो सेपरेट लिखेंगे, एक साथ होगा तो एक साथ लिखेंगे, इसमें कोई झंझट नहीं है। और मैं साथ में लास्ट में क्या होता है कि पूरे साल भर में जो भी रिसिप्ट हुआ उसको हम डेबिट साइड में लिख दिए, सारे पेमेंट जितने सारे खर्चे हुए उसको पेमेंट साइड में लिख दिए। और जो बचा, जो बैलेंस बचा, उसको बोलते हैं, जो हाथ में रह गया उसको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। एक साथ रहेगा तो एक साथ डालेंगे, अलग रहेगा तो कम्युलेट करके रहेगा, एक्यूमुलेट करके तो एक साथ रखें, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस सी बाई डी। अब देखो आगे, रिसिप्ट और पेमेंट दोनों के दो दो नेचर होते हैं, ठीक है। रिसिप्ट या तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकता है या फिर वो कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से पेमेंट भी या तो रेवेन्यू पेमेंट हो सकते हैं या फिर वो कैपिटल पेमेंट्स होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस होता है, देखो रेवेन्यू और कैपिटल का नेचर में डिफरेंस है। जो रेवेन्यू नेचर का होता है वो आपको मैंने थोड़ा सा बताया था कि रेवेन्यू नेचर का जो होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, और जो कैपिटल नेचर का होता है वो बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे वो रेवेन्यू नेचर हो चाहे वो कैपिटल नेचर हो, दोनों को दोनों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा रेवेन्यू और कैपिटल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे मैंने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में चर्चा किया था कि रेवेन्यू नेचर क्या होता है और कैपिटल नेचर क्या होता है। देखो रेवेन्यू नेचर जो होते हैं वो रिपीटेटिव नेचर होते हैं, ठीक है, जिनका साल में 1 ईयर में एटलीस्ट एक बार तो आना ही आना है, ठीक है। बट जो कैपिटल नेचर के होते हैं वो स्पेशल पर्पज के लिए होते हैं, उनके साथ कोई ना कोई लाइबिलिटीज अटैच होता है और वो फ्रीक्वेंट नेचर का नहीं होता है, बार बार नहीं आता है। तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो रेवेन्यू नेचर होता है वो फ्रीक्वेंट नेचर का होता है और जो कैपिटल नेचर का होता है वो फ्रीक्वेंट नेचर का नहीं होता, ठीक है। अब देखो रेवेन्यू हो या कैपिटल नेचर हो, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाना है। बट आगे चल के जब हम बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट एंड पेमेंट को ही दिखाते हैं, कैपिटल नेचर के रिसिप्ट एंड पेमेंट को इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया जाता, ठीक है। कैपिटल नेचर के जो रिसिप्ट एंड पेमेंट होते हैं उसे कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। तो अभी चूंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ रहे हैं तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें, ठीक है। अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या आएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आएंगे। एक होता है सब्सक्रिप्शन, जो मेंबर से मिलता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे कि मेंबर से जो भी पैसा मिलता है उसको सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। छोटे मोटे जो भी जनरल डोनेशन होते हैं, लोग दान दे देते हैं, उसको हम जनरल डोनेशन बोलते हैं। इंट्रेंस फी क्या होता है, इंट्रेंस फी होता है कि जब कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेता है तो आप कुछ छोटा सा एक अमाउंट चार्ज करते हैं, उसको एंट्रेंस फी बोलते हैं। तो ये तो क्या होता है कि बार बार आने वाला नेचर है, इसीलिए इसको रेवेन्यू रिसिप्ट के कैटेगरी में रखा गया है। आगे बात करते हैं सेल ऑफ न्यूज़पेपर, वेस्ट पेपर, मैगजीन। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, न्यूज़पेपर लिया जाता है क्योंकि उनके मेंबर को न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन लिया जाता है जिससे कि मेंबर पढ़ सके उसको, ठीक है। और न्यूज़पेपर क्या होता है कि आज करंट का होता है, कल वो पुराना हो जाएगा, आज खरीदे आज पढ़े कल वो क्या हो गया, पुराना हो गया। तो वो पुराना जो उसको रद्दी बोला जाता है, उस रद्दी को हम लोग को क्या करते हैं, हम उसको बेच देते हैं, किलो के हिसाब से हम उसको बेच देते हैं। तो वो भी पैसा जो हमारा होता है रेवेन्यू नीचे नॉर्मल खर्चा, वो नॉर्मल रिसिप्ट हो गया, ये नॉर्मल रेवेन्यू हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं ओल्ड सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये क्या होता है।
अगर ये मान के चलते हैं कि आपका स्पोर्ट्स क्लब है, आप क्या करते हो, आप स्पोर्ट्स वगैरह का टूर्नामेंट कराते हो, तो आपके पास बहुत सारे स्पोर्ट मटेरियल आप परचेज करते हो, ठीक है। और परचेज करते हो, उसको यूज करते हो, 2 साल 4 साल यूज करने के बाद क्या होगा, आप माने आपने एक बैट खरीदा, ठीक है, क्रिकेट खेलने के लिए, अपने मेंबर्स को क्रिकेट खेलने के लिए आपने बहुत सारे बैट खरीदे, लेकिन उसकी एक लाइफ होती है, 2 4 साल 5 साल के बाद वो क्या हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, पुराने होगा तो उसको क्या करते हो, आप सस्ते दाम पे उसको क्या करते हो, बेच देते हैं। उससे जो कोई स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचने से जो पैसा आया, वो भी आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्योंकि ये रेगुलर के आपका आमदनी हो गया कि चलो आपका नॉर्म आपका स्पोर्ट्स का ही आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आप स्पोर्ट्स कराते हो, तो स्पोर्ट्स मटेरियल को आप क्या करते हो, जब आप स्पोर्ट्स मटेरियल पुराना हो जाता है तो आप उसको क्या करते हो, बेच देते हो, ठीक है। तो ये आपके रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट हुए। अब बात करते हैं चैरिटी शो से पैसा आना, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। आप चैरिटी शो कराते हो, ठीक है, चैरिटी शो से पैसा आता है, ये आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन का आमदनी है, इसीलिए इसको रेवेन्यू नेचर का मान, ठीक है। ये आपको याद रखने होंगे कि कौन से रेवेन्यू नेचर के हैं और कौन से कैपिटल नेचर के। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए तो रेवेन्यू हो और कैपिटल हो, दोनों का दोनों जाता है। बट आगे चल के आपको देखना है कि ओनली रेवेन्यू नेचर जो होते हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर में, कैपिटल नेचर कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम लेक्चर्स और इंटरटेनमेंट, ठीक है। लेक्चर या कोई इंटरटेनमेंट वगैरह का कुछ कराए, उससे पैसा आया, तो ये सब क्या है, रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है, ठीक है। कोई शो कराते हैं, कोई कंसर्ट कराते हैं, ठीक है, शो सबसे पैसा आता है, हॉल से पैसा आता है, ठीक है। आप आपने क्या किया है, फिक्स डिपॉजिट किया है, ठीक है, फिक्स आपके पास कुछ पैसा पड़े हुए थे, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने क्या किया, उसका एफडी करा लिया, तो उससे जो ब्याज आया, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का ब्याज, ठीक है। तो उसको हम रेवेन्यू, इंटरेस्ट ऑन एफडी को क्या मानेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट मान, ठीक है। फिर बात करते हैं, कोई नॉर्मल सा इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड आ गया, कोई इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आ गया, ये सब जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। जो नॉर्मल आपको लगेगा वो रेवेन्यू है। कैपिटल तभी होगा जब वो स्पेसिफिक होगा, जो बार बार आने का नेचर नहीं है। इंटरेस्ट तो बार बार आ सकता है, ठीक है, आपका कोई भी हॉल से रेंट बार बार आ सकता है, डिविडेंड बार बार आता है, आप ठीक है, फिक्स डिपॉजिट कराते तो उसका इंटरेस्ट क्वार्टरली होता है, तो हर साल तो आ ही रहा है, तो इसीलिए इसको रेवेन्यू नेचर में रखा है। लॉकर रेंट, आपने सामान रखने के लिए अपने मेंबर को लॉकर का सुविधा रखा दिया है, कि किसी को कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखना है, ज्वेलरी रखना है, तो वो लॉकर में रख सकता है, बदले में आप एक फीस चार्ज करते हैं। ये जो लॉकर का किराया होता है, वो आप अपने मेंबर से क्या होगा, ऐसा तो नहीं है लाइफ में एक बार लेंगे कि चलो तुमने लॉकर ले लिया, एक बार पेमेंट कर दो, दोबारा पेमेंट नहीं करना होगा, हर साल आपको रेंट चाहिए उसका, ठीक है। तो लॉकर रेंट क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट, जो पैसा हर साल आए, बार बार आए, वो रेवेन्यू नेचर का, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप मतलब होता है रद्दी, मैंने जैसे न्यूज़पेपर बताया था, वैसे ही कोई आइटम कुछ कुछ पुराना हो जाता है तो आप उसको बेच देते हो। ये भी ऐसा होता है कि साल में देखते होंगे, जो नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें बहुत सारे रद्दी या ये सब पड़े होते हैं, तो जैसे दीपावली के अवसर पे क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो जो भी रद्दी वगैरह रहता है उसको बेच देते, तो वो हर साल होता है, इसीलिए स्क्रैप से जो बिक्री होती है उसको हम रेवेन्यू नेचर का मानते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, ग्रांट्स गवर्नमेंट से आता है। अब देखो, अगर गवर्नमेंट से आता है और उसमें कंडीशन लगा दिया कि इस ग्रांट को यहाँ यूटिलाइज करना है, तो उसको स्पेसिफिक ग्रांट बोलते हैं, तब तो वो फिर कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल ग्रांट आया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ, आप अच्छे काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट कुछ आपको अनुदान के रूप में, ग्रांट के रूप में देना चाहता है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। बट अगर अमाउंट बड़ा होगा, स्पेसिफिक होगा और कोई कंडीशन लगा होगा, तो वो ग्रांट कभी भी रेवेन्यू नेचर का नहीं हो सकता। वो कौन सा नेचर का होगा, कैपिटल। तो क्लियर हो गया। तो यहां से लेके यहां तक आपने देखा, चंदा, जनरल डोनेशन, एंट्रेंस फी, न्यूज़पेपर का बिक्री, कोई स्पोर्ट्स मटेरियल पुराना हो गया उसको बेचे हैं, चैरिटी शो से पैसा आया है, लेक्चर इंटरटेनमेंट कराए उससे पैसा आया, शो कंसर्ट कराए उससे पैसा आया, हॉल का किराया से पैसा आया, एफडी पे इंटरेस्ट आया, कोई ब्याज और डिविडेंट आया, कोई इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आया, लॉकर रेंट, स्क्रैप्स को सेल किए, गवर्नमेंट से छोटा मोटा अनुदान मिल गया, या कोई मिसलेनियस रिसिप्ट है,
ठीक है। तो ये सब पैसा चूंकि साल में एटलीस्ट एक बार जरूर आता है, इसीलिए हम इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। तो पैसा जो आने आने वाला है, एक तो रेवेन्यू हम लोग समझ गए कि जो भी पैसा आएगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा होगा, जो बार बार आएगा, साल में एटलीस्ट एक बार आएगा। एक इस लॉजिक को याद रखना, इस फॉर्मूला को, बार बार आएगा या एटलीस्ट साल में एक बार आएगा, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। और जो स्पेसिफिक आता है, जो और जिसके ऊपर कोई कंडीशन लगा दिया जाए, भले ही बार बार क्यों ना आए, लेकिन अगर उस पर लाइबिलिटीज थोप दिया, कंडीशन लगा दिया, तो वो स्पेशल यानी कि कैपिटल रिसिप्ट हो जाए। जैसे देखो, स्पेसिफिक डोनेशन या पर्पस डोनेशन, मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको सारे इनकम के बारे में समझा दिए थे कि जो भी कोई स्पेशल डोनेशन होता है जिसपे कोई कंडीशन लगा देते कि बाबू ये पैसा तो हम डोनेशन दे रहे हैं तुमको, लेकिन इस डोनेशन से मंदिर ही बनेगा, इस डोनेशन से तुमको ये टूर्नामेंट कराना पड़ेगा। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम डोनेशन भी दे रहे हो, साथ में एक लाइबिलिटीज भी दे रहे हो कि पैसा दे रहे हो, जहां मन मर्जी वहां मत खर्च कर देना, इससे मंदिर बना लेना, इससे ये काम कर लेना, इससे ये बिल्डिंग बना देना। तो वो क्या होता है, वो कैपिटल नेचर का हो जाता है। और उसे हम, अगर कैपिटल नेचर का होता है तो उसे कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं लिगेसी की। तो लिगेसी मैंने बोला था कि लिगेसी क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके खत्म होने पे वो एक डॉक्यूमेंट्स बना देता है कि मेरे खत्म जब मरने के बाद आप इस पैसा को इस ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करोगे, इस ऑर्गेनाइजेशन इस पर्पस के लिए यूज करोगे। तो लीगेसी क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, बार बार आने का नेचर नहीं होता है। कोई भी मेंबर लाइफ में एक ही बार अपने वसीयत को दान में दे सकता है, बार बार वो दान में नहीं दे सकता है। इसीलिए लीगेसी क्या होता है, स्पेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, इसीलिए लीगेसी को हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। अब बात करते हैं किसकी, लाइफ मेंबरशिप फी। देखो लाइफ मेंबरशिप फी, देखो एक तो होता है मेंबरशिप फी जो हर साल कुछ ना कुछ दे रहे हैं, और एक होता है कि एक बार आप परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त रकम दे दीजिए और पूरे लाइफ टाइम के लिए आप मेंबर बन जाइए। तो ये बार बार आने वाला नेचर नहीं होता है, लाइफ में एक ही बार कोई लाइफ मेंबरशिप फी देगा, इसीलिए ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हैं, देखो अगर कोई पुराने फिक्स्ड एसेट्स जो मतलब स्क्रैप के भाव में बिकता है तब तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाता है। लेकिन आपके कोई फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, आपने कोई बिल्डिंग बनाए थे या आपके कुछ फर्नीचर्स हैं, आप उसको बेच रहे हैं, तो वो आपके अस्थायी संपत्ति थे और उसको बेच रहे, तो वो बार बार आने वाले नेचर के नहीं होते हैं और बड़े अमाउंट होते हैं, इसीलिए उसको कैपिटल रिसिप्ट के रूप में रखा गया है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की बिक्री। आपने इन्वेस्टमेंट किया था, आप उसको बेच रहे हैं, तो देखो ये जो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फिक्स्ड एसेट के रूप के फॉर्म में होता है, और उसको अगर आप बेचते हो तो वो क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। देखो आपको कैपिटल रिसिप्ट को थोड़े बहुत दिमाग में रखने होंगे, और बाकी सब रेवेन्यू है। ठीक है, आपको कैपिटल नेचर के जो आइटम है उसको याद रख लो, बाकी सब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि जो कैपिटल नेचर का नहीं है वो रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, तो कैपिटल नेचर में आपने क्या देखा, स्पेसिफिक डोनेशन, मतलब ऐसा डोनेशन जिसपे कंडीशन लगा हुआ है। लीगेसी आपने देखा, लाइफ मेंबरशिप फी, फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हैं या किसी इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं। फिर इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड कुछ नहीं है, समर्पित निधि जिसको बोला जाता है, मतलब हुआ कि आपको ये पैसा दे रहे हैं, इस फंड से आप ये काम कर लेना। ठीक है, मतलब पैसा दे रहे हैं साथ में कंडीशन लगा रहे हैं, तो वो होता है इंडोमेंट फंड। वो भी जो होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को बेचते हैं, अब देखो एक चीज देखो गौर से, यहां आपने बोला था कि ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचते हैं तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, लेकिन अगर आपको ओल्ड नहीं वर्ड लगा हुआ, सीधे है कि स्पोर्ट्स मटेरियल, देखो मटेरियल यहाँ पे मटेरियल लिखा हुआ है, अगर मटेरियल को बेचते हैं तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट, लेकिन अगर इक्विपमेंट को बेचते हैं, किसी इक्विपमेंट को बेचते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को, तो वो क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। ध्यान रखना, अगर स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचते हैं तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट, और अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को बेचते हैं तो वो क्या होगा, वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आपने क्या देखा, स्पेशल डोनेशन, लीगेसी, लाइफ मेंबरशिप फी, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं, इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं। कोई स्पेसिफिक फंड है जिसको इंडोमेंट फंड, किसी को बोला आप पैसा बचा बचा के रखते हो किसी काम करने के लिए, उसी को इंडोमेंट फंड बोला गया है। ठीक है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचते हो तो वो सब कैपिटल रिसिप्ट है। चलो रिसिप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पेमेंट की। तो देखो पेमेंट भी दो टाइप के होंगे, रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट। अब रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट में क्या डिफरेंस है, यहां भी वही डिफरेंस है,
वैसा पेमेंट जो बार बार करने पड़ते हैं, साल में एक बार तो जरूर करने पड़ते हैं, एटलीस्ट वन टाइम जरूर पेमेंट करने होते हैं, तो वो रेवेन्यू पेमेंट हो गया। और स्पेसिफिक पेमेंट है तो वो कैपिटल पेमेंट। ठीक है, अब देखो पहले कैपिटल पेमेंट की बात कर लेते हैं। कैपिटल नेचर पता चल जाएगा तो बाकी सारे के सारे पेमेंट क्या होंगे, रेवेन्यू पेमेंट होंगे। तो मैं आपको हमेशा याद कर बोलता हूं कि इसको याद कर लेना, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। याद इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर इसमें थोड़ा भी गलती होगा ना तो आप इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना ही नहीं पाओगे। इसीलिए इसको याद कर लेना और इस साइड इसको याद कर लेना, और बाकी का जो भी इसके अलावा जो भी होगा वो रेवेन्यू नेचर का होगा। ठीक है, तो इसको रिमेंबर कर ले। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं कैपिटल पेमेंट क्या है। जैसे मैंने बोला कि फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हैं तो वो कैपिटल नेचर का होता है। उसी तरह से फिक्स्ड एसेट्स को जब खरीदोगे तो वो क्या होता है, कैपिटल पेमेंट। जब आप बेचते हो तो कैपिटल रिसीव, और जब फिक्स्ड एसेट्स को आप खरीदोगे तो वो कैपिटल पेमेंट। बुक्स को खरीदते हो, ध्यान रखना, देखो दो बुक्स और मैगजीन में अंतर होता है। ठीक है, अगर आप कोई किताब खरीदते हो तो वो लंबा समय तक चलता है, लॉन्ग टर्म तक। लेकिन कोई मैगजीन खरीदते हो या कोई न्यूज़पेपर खरीदते हो तो वो लंबा समय तक नहीं चलता। इसीलिए बुक्स को फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में रखा गया है और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को वो पेमेंट यानी एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, चलो तो बुक्स खरीदते हैं वो क्या हो गया, कैपिटल पेमेंट हो गया। कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए, कहीं पे फिक्स डिपॉजिट अपने बैंक में जाके पैसा जमा किए। ठीक है, या कोई भी स्पेशल फंड है, ठीक है, कोई प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट या कुछ भी कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपका कैपिटल नेचर का पेमेंट माना। तो कैपिटल पेमेंट में मैंने क्या बोला, फिक्स्ड एसेट्स खरीद लो, तो बहुत आसान है। देखो फिक्स्ड एसेट्स अगर परचेज करोगे तो कैपिटल पेमेंट, और इसको सेल करोगे। फिक्स्ड एसेट्स हुआ, कोई इन्वेस्टमेंट हुआ, फिक्स्ड एसेट्स हुआ, कोई इन्वेस्टमेंट हुआ, बुक हो गया। ठीक है, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट हुआ। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये तो याद ही कर लो कि कोई फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट, वैसे लॉजिकली समझ लो कि ये सब हमारी संपत्ति होती है, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, बुक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर इसको सेल करते हो, सॉरी, अगर इसको क्यों, अगर इसको फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हो तो ये क्या हो गया, ये आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया। क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। ठीक है, और अगर फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट या बुक्स इसको क्या करते हो, अगर परचेज करते हो तो ये क्या हो गया, ये कैपिटल पेमेंट हो गया, बट नेचर कैपिटल ही रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया कि अगर फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग परचेज करते हैं, बुक्स को परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं, एफडी करते हैं, तो ये सब हमारा क्या है, कैपिटल पेमेंट। ठीक है, अगर वही फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर दिए, बुक को सेल कर दिए, इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिए, फिक्स डिपॉजिट से पैसा आ गया, ठीक है, तो वो सब जो होता है वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा। वो सब किस नेचर का हो जाएगा, कैपिटल नेचर का हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रेवेन्यू पेमेंट की। तो रेवेन्यू पेमेंट क्या होगा, डे टू डे खर्चे होंगे। ठीक है, जैसे सैलरी एंड वेजेस देना, ठीक है, अपने स्टाफ को सैलरी देना, मजदूर को वेजेस देना, अगर आपका जो ऑफिस का बिल्डिंग है ये सब किराए पे है तो रेंट रेट्स एंड टैक्स देना। ठीक है, इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, वहीकल है वहीकल का इंश्योरेंस, आपके की मेंबर है उसका इंश्योरेंस, बिल्डिंग का इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस है। आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हो फिर भी आपको ऑडिट कराने पड़ेगी, तो ऑडिट जो कराएंगे तो चार्टर अकाउंटेंट को क्या कर देना पड़ता है, ऑडिट फीस का पेमेंट करना होता है, तो ऑडिट फीस देना। ठीक है, ऑफिस में डे टू डे यूज के लिए आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे करने होंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या होता है, बुक, कॉपी, कटर, पेंसिल, ये सब जो होता है प्रिंटिंग कराना, ये सब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आते हैं। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम मतलब इसको बोलते हैं मानदेय। मानदेय क्या होता है कि जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं ना, तो खुशी से लोग कुछ उनको रिवार्ड के रूप में दे देते हैं, तो वो होता है ऑनरेरियम। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्टेज एंड कुरियर। तो कहीं भी कुछ भी इधर से उधर भेजना होता है तो उसके लिए हम कुरियर करते हैं या पोस्टेज करते हैं। पोस्टेज कहाँ से होता है, पोस्टेज होता है जनरली पोस्ट ऑफिस से। कुरियर के लिए बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डीटीडीसी का नाम सुने होंगे। ठीक है,
तो ये सब जो है कुरियर की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उस पे जो खर्चे होंगे पोस्टेज एंड कुरियर पे, तो वो सारे रेवेन्यू पेमेंट है। अगर आपको एडवर्टीजमेंट कराना है तो उसके खर्चे, टेलीफोन के खर्चे, कुछ रिपेयर रिन्यूअल, ऑफिस ऑफिस का मरम्मत कराना है, ये सब कराना है तो रिपेयर्स, ग्राउंड अगर है आपके पास, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसके रख रखाव के खर्चे, इंटरटेनमेंट के खर्चे, ये सब नॉर्मल भी बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के खर्चे होंगे। गार्डनिंग कन्वींस, इतने, ये तो एग्जांपल्स लिखे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखने हैं, आपको कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट याद रखने हैं, बाकी सारे के सारे रेवेन्यू नेचर के, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट ही आपको याद रखने हैं, और वो भी याद नहीं रखने, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, बुक्स, फिक्स डिपॉजिट, कोई लार्ज मेंबरशिप फंड है, स्पेसिफिक डोनेशन है, ये सब सारे कैपिटल नेचर के, बाकी सारे रेवेन्यू नेचर। चलो अब बात करते हैं बैंक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, म्युनिसिपल चार्जेस, न्यूज़पेपर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। तो मैंने बताया क्या, ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत करते हैं, सारे रिसिप्ट को लिखते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो, कैपिटल नेचर के, सारे पेमेंट को लिखते हैं, और जो बैलेंस बच जाता है, जो बैलेंस बच जाता है वो क्लोजिंग बैलेंस C/D हो जाता है, ठीक है। अब एक बात और देख लो, वेरी रेयर केस, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जितना पैसा होते उससे ज्यादा खर्चे कर देते, उससे ज्यादा खर्चा कर देते, यानी कि आप कभी कभी क्रेडिट साइड, यानी पेमेंट ज्यादा हो गया और रिसिप्ट है, तो ये तभी हो सकता है ना कि आप कहीं ना कहीं से पैसा लिए, उसको ओवरड्राफ्ट बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, ओवरड्राफ्ट। तो अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपके इस साइड निकलेगा, उसको बोलेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, इसको बोलेंगे बाय बैलेंस C/D, या इसको बोल सकते हैं टू बैलेंस C/D। ये होता है ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अगर आपके क्रेडिट साइड ज्यादा होंगे डेबिट साइड से, जो वेरी रेयर केस है, क्योंकि आप जितना पैसा आ गया उतना ही खर्च करोगे, लेकिन कभी कभी आपके पास पैसा जितना है उससे अगर ज्यादा खर्चे कर देते हो, तो जो बैलेंस बचता है उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो नॉर्मली तो टू बैलेंस P/D और बाय बैलेंस C/D होगा, बट इन केस अगर आप एक्सेस खर्चे कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस C/D ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। और अगर ओपनिंग में भी आपके ओवरड्राफ्ट हो सकते हैं कि शुरू में ही आपके माइनस में है, तो ओपनिंग में बाय बैलेंस C/D ओवरड्राफ्ट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में क्वेश्चन करेंगे तो चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है वो समझा दिया, इसके फीचर्स क्या होते हैं वो समझा दिया, मैंने समझाया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक और कैश बुक में क्या डिफरेंसेज है। फिर मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का वो एक एक आइटम एक्सप्लेन किया। आपको कोई भी आइटम इसमें से कोई भी अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, तो मैं आपको समझा दूंगा, उसको बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।